Hi everybody. Commit to your dream and the universe will provide everything you need. Today is 10th of October 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 156. Which city has been named the first in the Swachh Sarvekshan Award? The answer is Indore. What is the process of replacing ओरिजिनल पेमेंट कार्ड डिटेल्स विद एन ऑल्टरनेटिव कोड? तो अभी एक प्रोसेस चल रहा है जिसका नाम है टोकनाइजेशन. बिकॉज पहले जो कार्ड डिटेल्स आपको शेयर करने पड़ते थे इसमें एट टाइम्स फ्रॉड भी होता है. सो जो ऑटोमेटिक पेमेंट है जो आप अपने कार्ड के थ्रू पे करते हैं उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टोकनाइजेशन का मेथड बोला है. यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. And Mr. R. Venkat Ramani has been appointed as the new Attorney General for India. Which state has released the Encyclopedia of Tribes? The answer is Odisha. So ये 5 सवाल हैं आज के लिए. आज के सवाल हैं, ये जवाब है पिछले क्विज के. और आज के सवाल है, द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी जी was to attain स्वराज in a year was the aim of which movement कि एक साल में आपको पूर्ण स्वराज मिल जाएगा. After which incident Mahatma Gandhi had called non-cooperation movement as his Himalayan blunder. The title given by the British government to Mahatma Gandhi ji, which he surrendered during the non-cooperation movement was what? इनमें से क्या टाइटल मिला था? Which of the following pairs is not correctly matched? So ये 5 सवाल है आज के लिए. आज की वोकेबलरी है purported. इसका मतलब है कथित रूप से. Appearing or stated to be true but not necessarily. Appearing or stated to be true though not necessarily. देन आइकोनोक्लास्ट वो होता है जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसको मानता नहीं है, वो नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट है. अ पर्सन हु डज नॉट कॉन्फॉर्म टू जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स और कस्टम्स. लुमिनरी होते हैं प्रभावशाली व्यक्ति. अ पर्सन हु इंस्पायर्स और इन्फ्लुएंसेस अदर्स. पिल्फरेज मतलब होता है चोरी करना, द एक्शन ऑफ स्टीलिंग थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू. हैंकर मतलब होता है लालायित होना, मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, फील अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर और टू डू समथिंग. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. वोकैबुलरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, प्रीलिम्स में प्रश्न बेहतर समझ में आएगा, मेंस का सवाल बेहतर समझ में आएगा, और इंटरव्यू में भी अच्छी वोकैबुलरी सटीक शब्दों का प्रयोग ज़रूरी है. और ये रॉकेट साइंस भी नहीं है, हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी नहीं डालने. जस्ट डेली बेसिस पे जो यहाँ मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ इनको बाय हार्ट करो और इनको वोकैबुलरी इन यूज़ भी लाओ. वोकैबुलरी इन यूज़. सिमिलरली सी सेट में भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं करना है. 32 वीडियोस की सी सेट का प्लेलिस्ट सीरीज देखो, एक बार सारे कॉन्सेप्ट समझो, देन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. मन से ये डर निकालिए, सी सेट इज इजी. और ऐसा नहीं है कि मुश्किल काम ही अच्छा काम होता है. जब चीजें आसानी से हो रही है, सो व्हाई यू वांट टू मेक इट डिफिकल्ट? जस्ट प्रैक्टिस समथिंग एवरी डे. इट्स वेरी सिंपल. सो डू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस एवरी डे. देन दिस इज सोशल मीडिया अपडेट. तो पद्म विभूषण NRK नारायण साहब है. ओरिजिनल इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के पायोनियर है. वर्ल्ड वाइड आपको सेलिब्रेट किया जाता है. शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, और एक बहुत अच्छा शॉर्ट स्टोरीज का इनका सीरीज है और वो है मालगुडी. इस पे एक टीवी सीरियल भी आया था, मालगुडी डेज. वेरी ब्यूटीफुल. सो दिस इज RK नारायण साहब. देन लुक एट दिस पिक्चर. मैं आपको क्यों बोलता हूँ रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो हम पढ़ते हैं ना, पढ़ाई इज नॉट एंटरटेनमेंट. और पढ़ाई एंटरटेनमेंट और इजी बनाने के लिए हमें उसका लेवल कम नहीं करना चाहिए. एजुकेशन का, पढ़ाई का एक सर्टेन डेकोरम, एक सर्टेन ग्रेविटी इज रिक्वायर्ड, अ सर्टेन सिंसियरिटी इज रिक्वायर्ड. एजुकेशन को उसी अप्रोच से देखना चाहिए. वी शुड ट्राई टू मेक इट इजी, बट वी शुड ट्राई टू मेक इट रिलेटेबल, जो रिक्वायर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से.
इस एग्जाम में रीडिंग और राइटिंग बहुत मायने रखती है। रीडिंग और राइटिंग बहुत मायने रखती है सिविल सर्विसेज में। इवन जो आपको जॉब भी आगे चल के करना पड़ेगा वंस यू गॉट सेलेक्टेड, ये मोर और लेस डिपेंडेंट होगा आपकी रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज पे। सो वर्क ऑन दिस रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज, रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज, और स्पेशली दिस बोलने का भी आप प्रैक्टिस करो। ये तीनों फ्रंट पे करो, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। गुड ओल्ड डेज ऑफ मोबाइल लाइब्रेरी इन दिल्ली। सो बुक्स आपके पास हैं, बुक्स आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। सी गुड ओल्ड डेज ऑफ मोबाइल लाइब्रेरी इन दिल्ली। सो पहले बुक्स का इतना फैसिलिटी नहीं थी, आज इंटरनेट एज में तो प्लेथोरा ऑफ कंटेंट है, बट देयर वाज अ टाइम बुक्स बहुत डिफिकल्ट होता था एक्सेस करना, और उसके लिए इस टाइप के प्रोविजंस थे। प्लस एक कल्चर डेवलप करना था, रीडिंग क्लब्स टाइप की कल्चर डेवलप कर रहे हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लाइक दिस। बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। देन दिस इज ब्रिटिश काल में नौसेना में भारतीयों की स्थिति बेहद बदहाल थी, उनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता था। इसी के विरोध में नाविकों ने 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह का ऐलान किया था। दिस इज कॉल्ड नेवल म्यूटिनी, नेवल म्यूटिनी। तो भारतीय नाविकों ने अंग्रेजी हुकूमत के दुर्व्यवहार के कारण यहाँ पर नेवल म्यूटिनी किया था। और ये जो 1946 का जो नेवल म्यूटिनी था, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटिशर्स को अब रियलाइज हो गया कि इंडिया में उनके डेज अब लिमिटेड है। आज हम जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। क्विक फैक्ट्स हैं। 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुआ, 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई सेटअप हुआ था एक कमीशन के द्वारा जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। कोई भी काम करना होता है तो पहले हम उसका जांच करने के लिए उसका वर्केबल है या नहीं है, फीजिबल है या नहीं, ऐसे करके एक कमीशन सेटअप करते हैं। सो दिस वाज दैट कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर है मिस्टर सीडी देशमुख। 25th गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास साहब। आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर है तावरना राबी शंकर, मुकेश कुमार जैन जी, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव। 5 सब्सिडरीज होते हैं आरबीआई के। पहला है डीआईसीजीसी, ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपका जितना भी पैसा बैंक अकाउंट में है उसका एक इंश्योरेंस है। अगर बाय द वे बैंक फेल हो गया तो कम से कम इतना पैसा आपको मिल जाएगा। क्या ये लिमिट 1 लाख है? यस और नो? व्हाट इज द लिमिट ऑफ इंश्योरेंस जो आपका सेविंग अकाउंट बैंक में, उसका इंश्योरेंस अपर लिमिट कितना है? इज इट 1 लाख? आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, एंड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। सो दीज आर 5 सब्सिडरीज, 5 सब्सिडरीज। 4 करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस भी हैं जैसे कि नासिक में, देवास में, मैसूर में, सालबोनी वेस्ट बंगाल में, और मिंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मिंट? कैन यू टेल? ये प्रेस है, नोट का है, और ये मिंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मिंट? मिंट है मुंबई, हैदराबाद, कैलकाटा एंड नोएडा में। सो दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वैसे एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेपरेट थिंग। दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का मेन बैंक, गवर्नमेंट का भी बैंक। सिमिलरली ये वर्ल्ड बैंक है, ब्रेटन वुड ट्विंस है। 1944 में बना था, वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है, डेविड मालपास प्रेसिडेंट है, अंशुला कांत एमडी एंड सीएफओ है। दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। देन चीफ इकोनॉमिस्ट है मिस्टर कामन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है राजेश कुल्लर साहब, एंड मेंबर कंट्रीज है 189। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में भी ये 5 आते हैं, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा एंड आईसीएसआईडी सेटलमेंट। इनमें से किस बैंक का इंडिया पार्ट नहीं है? नहीं है, नॉट अ पार्ट। इंडिया किस वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है? ओके, सो ये तो हो गया सोशल मीडिया एंड क्विक फैक्ट्स। नाउ ये आंसर राइटिंग है 10 अक्टूबर के लिए। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम पे एक नोट बनाते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इकोनॉमी मैंने आपको फर्स्ट राउंड पढ़ा दिया है अभी प्रीलिम्स में, नोट्स भी आप रिवाइज करना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे एक नोट तैयार करिए। सेकंड, प्रीलिम्स बैच में ही हमने पॉलिटी भी पढ़ लिया है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। पॉलिटी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। ये 2 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे सवाल आता है।
तो आप इन दोनों पे एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए। जो भी आपने पढ़ा है उसको आप समराइज करके लिखित रूप में यहाँ पर एक अच्छा नोट बना के कंसोलिडेट कर दीजिए। सो ये आज आपका होमवर्क है और आंसर आपको A4 साइज पेपर में लिखना है और सबमिट करना है इस वेबसाइट पे। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है। जैसे देखिए, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, आइडेंटिफाई द लैंड एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज विद हर नेबर। इतना आसान सवाल है, सब बना सकते हैं, बट जब बनाने बैठे तो आपने देखा कॉपीज में वेरिएशन आ रहा है, डिफिकल्टीज आ रहा है, किस तरीके से बना है, क्या वो मैप सही बन रहा है, अंडर प्रेशर वो फैक्ट्स हम पूरे रिकलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज होती है ना, ये ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है रियल एग्जाम में। अदरवाइज सबको सब आता है बट दैट डजंट वर्क, वो वहां पे काम नहीं आता है। काम आता है आपने उसको कितना प्रैक्टिस किया है, कितना लिखा है, कितना एक्चुअली कंसोलिडेट किया है। दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट कि आपने कितना पढ़ा है, इट्स अबाउट जो पढ़ा है उसको आप यूटिलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे न्यूबीज होते हैं, वो बहुत फैंसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Spend some time, 2-3 months, you will realize what this exam is all about. It is not about fancy things. It is about doing simple things repetitively, concisely, and accurately. Okay, practice, practice, and practice more. Don't go after fancy things. इसका zero utility है, entropy ज़्यादा create होती है इसमें. Okay, pen and paper, old school is a good school. ओके, सो द हिंदू है, द हिंदू हमारा रेफरेंस मटेरियल है और दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज ऑल्सो अवर रेफरेंस मटेरियल। आज हम ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइव क्लासेस मिस नहीं करना है। आज आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक गो थ्रू होगा, सेलिएंट फीचर्स पूरे कंप्लीट करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, आज का लाइव क्लास अटेंड करना है। देन पॉलिटी भी एक टेस्ट आपको मैंने शेयर किया था, इसका भी आज हम सॉल्यूशन देखेंगे, इसका भी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस द हिंदू न्यूज़पेपर। दिस इज 7.45 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स रिसीट क्रॉस हाफ द टारगेट। अब सी, डायरेक्ट टैक्स होना अच्छी बात होती है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि जिस पर्सन पे लगा है, जो जहां पर टैक्स जनरेट हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है और जिससे कलेक्ट किया है, वो दोनों सेम है तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। वो दोनों डिफरेंट है तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो 7.45 लाख का डायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स होना अच्छी बात होती है। इंडिया में प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन है, मतलब इफ यू आर अर्निंग मोर यू विल बी लायबल टू पे मोर टैक्स। तो दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स, स्लैब्स होती है 10%, 30% लाइक दैट। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो एक लेवलर की तरह काम करता है, सब पे बराबर लगता है। 100 रुपये का पेट्रोल है, इस पे टैक्सेशन लग रहा है, रिच इज ऑल्सो गोइंग टू पे द सेम, पुअर इज ऑल्सो गोइंग टू पे द सेम। सो अगर बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का परसेंटेज इकोनॉमी में होता है तो वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए करेक्ट नहीं है। वी वॉन्ट मोर एंड मोर ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, चाहे वो इंडिविजुअल टैक्स से आए या फिर कॉर्पोरेट टैक्स से आए। तो 7.45 लाख करोड़ का टैक्स आया है, विच इज गुड, क्रॉस कर लिया है हाफ द टारगेट। ग्रॉस कलेक्शन इतने करोड़ रहा, पेंडिंग प्रीसीडिंग ईयर में इतना था, नंबर्स में ज्यादा नहीं जाना है, बस समझना है व्हाट इज टैक्स। तो बेस्ड ऑन प्रोविजनल डेटा इतना टैक्सेशन कलेक्ट हुआ है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन कंबाइंड विद पर्सनल टैक्स रिसीट 16.25% से दिस ग्रू हुआ है, तो विच इज सम रिलीफ। ग्रॉस कलेक्शन इतना है, नंबर्स है। तो देखो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, अच्छा इस बार जो प्रोसेसिंग ऑफ टैक्स है वो भी काफी क्विक हो गया है। टैक्स जो है वो बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ है और रिफंड्स भी इशू हुए। सो दिस इज रेवेन्यू राइजेस। गवर्नमेंट के लिए टैक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है और जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, किसी भी काम को करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। सो अगर वो वर्क करना है तो यू विल हैव टू टेक सर्टेन टैक्स। गवर्नमेंट जो इतने सारे वेलफेयर के मेजर्स ले रही है, जैसे कि रोड्स हुआ, जैसे कि फैसिलिटीज हुआ, जैसे कि आपकी सिक्योरिटी हुआ, रेलवेज हुआ, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ये बहुत हद तक सब्सिडाइज्ड भी होता है। बट इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? इसका पैसा आ रहा है जो हम यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं। सो दैट इज वाई टैक्सेशन सिस्टम इज इंपॉर्टेंट टू कीप द इकोनॉमी रनिंग। फैटेलिटीज अमंग यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज, राइट, तो इनको ब्लू बैरेट बोलते हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को ब्लू बैरेट। फैटेलिटीज बढ़ रही है विच इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स होती है
ये न्यूट्रल मानी जाती है. देयर जॉब इज जस्ट टू इंश्योर दैट कि देर आर यूएन का ऑब्जर्वेशन है वहां पे और एक न्यूट्रलिटी है, वायलेंस को कम करना है, लाइक दैट. यूजुअली यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को टारगेट भी नहीं बनाया जाता है, बट अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखने को मिले हैं कि अटैक्स बढ़े हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स पे. इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग फोर्स से. हमारी फौज के बहुत सारे जो हमारी फोर्स के दिस पर्सनल होते हैं, they go to this UN peacekeeping forces and serve overseas, से कॉन्गो में, सूडान में, etc. they go and serve. श्रीलंका का यूथ स्विम्स 13 किलोमीटर टू तमिलनाडु. दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम. जैसे मैंने मैप बनाने के लिए आपको इसीलिए बताया था, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है बट मैप जरूरी है, इससे एक आइडिया लग जाता है. जैसे श्रीलंका का मैप, आपने यहाँ पे बॉर्डर मैरीटाइम भी था, आपने देखा होगा श्रीलंका के धनुषकोडी एंड दिस, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कम होता है और अक्सर फिशरमैन इशू होता है और इलीगल माइग्रेशन भी होता है, इलीगल माइग्रेशन. सो दिस इज वन सच एग्जाम्पल. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. दिस इज पेज नेक्स्ट. ये है न्यू हाइट्स, स्टैचू ऑफ अ सेंट, स्टैचू ऑफ सेंट. ये 111 फुट की स्टैचू है. 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर बासावना इन दिस विलेज बेंगलुरु, मैसूर रोड बेंगलुरु में. तो यहाँ पर एक स्टैचू यहाँ पर इरेक्ट किया गया है 111 फुट का. प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन दिस सोशल रिफॉर्मर, 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर बासावना. सी, जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है यूपीएससी में, वहां ऐसे सवाल काफी आते हैं. सोशल रिफॉर्मर्स, बिकॉज सोशल रिफॉर्मर्स का वर्क क्या होता है, कई बार जो सोसाइटी होती है वो साइडवेज चली जाती है, उसमें बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स होने लग जाती है, मैल प्रैक्टिसेस होने लग जाती है, लाइक दैट. तो सच टाइप ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, थिंकर्स जो आते हैं, ये वापस कोर्स करेक्शन करते हैं, कोर्स करेक्शन करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हम इंडिया का भी जो रेनेसांस पीरियड होता है उसमें हम देखते हैं कि इंडिया में भी रिफॉर्म का मूवमेंट आया है, रिफॉर्म का मूवमेंट आता है. फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में, राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में, ये सब रिफॉर्मर्स हैं. तो प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट. इस पे प्रीलिम्स में सवाल भी आ चुका है. देन दिस इज बटरनट स्क्वाश. फार्मर्स भी अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेराइटी पे जा रहे हैं, एक्सोटिक नोवेल्टी. सी, कुछ जैसे हमने पढ़ा था हाई उससे इनपुट होता है, कुछ जो फूड आइटम्स है दे आर लाइक उनकी कॉस्ट, उनका सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है. सो एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है. फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इज गुड. ये जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स का जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा होता है. तो केरला में जो फार्मर्स हैं वो इस तरीके से वैरायटी कर रहे हैं, फ्रूट्स एंड दिस वेजिटेबल्स एटसेट्रा भी है, पंपकिन वगैरह, और इसकी इनको बेटर प्राइस डिस्कवरी हो रहा है. तो जब भी हम फार्मर इनकम डबल करने की बात करते हैं, हम बोलते हैं हमेशा एग्रीकल्चर इनकम डबल करना है. दैट मीन्स आपको वहां पर एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा, अलाइड एग्रीकल्चर से रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा. स्टेटस बियॉन्ड फेथ. अब इसमें रिपीटिशन है, इस एडिटोरियल में रिपीटेटिव चीजें हैं जो अभी तक हमने देखा है कि अभी तक क्या था, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में रिलीजन का एंगल आता था कि वो स्टेटस तभी मिलेगा जब रिलीजन से हिंदुइज्म है या फिर सिखिज्म है या फिर बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में नहीं था. अभी इस पे डिस्कशन चल रहा है. लेट अस सी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देती है. सेकंड, जैसे ओबीसी है, ओबीसी में भी एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है. एक्चुअली जो रिजर्वेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि रिजर्वेशन किसको देना है. रिजर्वेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड बिकॉज इक्विटेबल फ्रूट्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है. बट हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि दिस पर्सन नीड्स रिजर्वेशन. क्या ये उसकी सोसाइटल कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करें, क्या ये उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करें. जैसे अभी ईडब्ल्यूएस है, अगेन कोर्ट में चला गया बिकॉज ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में ये है कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि दिस पर्सन इज इकोनॉमिकली वीकर, एंड प्लस वो इकोनॉमिकली वीकर जो चीज है वो परमानेंट चीज नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर मेनी ईयर्स, वो केपेबल है, अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, केपेबल है, बट वो वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज दैट स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. अब बिकॉज ऑफ दिस, अगर वो ईडब्ल्यूएस कोटा में आ रहा है
तो कहीं ना कहीं क्या ये जस्टिफाइड होगा या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी सवाल उठाए। तो दैट इज वाई ईडब्ल्यूएस में ये सवाल पूछे गए क्योंकि अगेन डिफिकल्टी यही आती है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि रिजर्वेशन इधर मिलना चाहिए और इस हद तक, इस टाइम तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दिस इज अ बिग चैलेंज। सिमिलर चीज ओबीसी में जैसे ये क्राइटेरिया लगाया कि जिनकी इनकम अच्छी खासी है या जिनके पास से गवर्नमेंट जॉब्स एटसेट्रा, एक लेयर बनाया इन्होंने, क्रीमी लेयर बनाया कि अगर इस क्रीमी लेयर के आप ऊपर हो then you don't need reservation, then you don't need reservation. But similar type of चीज शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में नहीं है, तो क्या यहाँ पर भी एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए? बिकॉज अगेन क्या होता है कि ये एक कास्ट के अंदर भी इनइक्वालिटीज हैं, बहुत ज्यादा कास्ट के अंदर भी इनइक्वालिटीज है। इस कास्ट के अंदर भी हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट नहीं पहुंचा पा रहे। दिस अगेन ये पूरा डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है कोर्ट में। लेट अस सी ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पे क्या आइडेंटिफिकेशन करती है और किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 39B एंड 39C, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस बेनिफिट्स, फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट, और हम वर्क करते हैं इक्विटी के कॉन्सेप्ट में, पीस प्राइज पॉलिटिक्स है। नोबेल कैन स्ट्रेंथन द वॉइसेस ऑफ पीस एंड ह्यूमन राइट्स ग्लोबली, बिकॉज नोबेल प्राइजेस का रीच बहुत है। तो नोबेल प्राइज जिन टॉपिक्स में मिलते हैं, जिन पर्सन्स को मिलते हैं, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, उन्होंने किया है। लेट अस डू दिस एक्सरसाइज। इंडिया के कितने नोबेल लॉरेट्स हैं? इंडिया की बहुत लंबा लिस्ट नहीं है, इंडिया के कितने नोबेल लॉरेट्स हैं? लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ लिस्ट एंड नेम दोज पर्सन, उनके नाम जानने की कोशिश करते हैं और एक लाइन पे उनको किस कैटेगरी में वर्क मिला, लाइक दैट, किस कैटेगरी में उन्हें नोबेल प्राइज मिला, है ना। पीस प्राइज एंड पॉलिटिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इंडियंस के हम लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर। इसमें जो बात लिखा है वो लिखा है कि क्राउड इन एक कॉन्सेप्ट होता है। क्राउड इन क्या होता है? गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट को देखा देखी प्राइवेट सेक्टर भी बहुत खर्चा कर रहा है और इकोनॉमी ऊपर जा रही है, दिस इज क्राउड इन। जैसे गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन बना दिया, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अब प्राइवेट सेक्टर भी वहां पे बिल्डिंग्स बना रहा है, इन कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इकोनॉमी को आगे ले रहा है, तो दिस इज क्राउड इन। बट एट टाइम्स क्राउड आउट भी हो जाता है, गवर्नमेंट इतना एक्सपेंडिचर करती है तो प्राइवेट साइलेंट हो जाता है। बेसिकली कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट्स किए यहाँ पे, सेल्फ रिलायंट में रिलीफ भी दिया, बट द पॉइंट इज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पुश किया। प्राइवेट सेक्टर साइलेंट क्यों है? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट हेल्दी। ओवरऑल जो टॉक है इसमें बहुत थोड़ा पॉलिटिकल भी है, विल नॉट गो इनटू दैट डायरेक्शन, बट द पॉइंट इज कि आप प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में हम पढ़ते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, PMI टाइप्स। अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको एक सर्टेनिटी होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट तो बाध्य है वेलफेयर से, प्राइवेट इज नॉट बाध्य फॉर वेलफेयर। प्राइवेट तो जहां फायदा होगा वहां करेगा काम, जहां प्रॉफिट उसको मिलेगा, जहां उसकी इकोनॉमी सस्टेनेबल रहेगी, that only is in that direction private sector will move. So the idea is कि गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर, जो पॉलिसी में फ्लिप फ्लॉप नहीं हो, या फिर जो बैकग्राउंड जो गवर्नमेंट रेडी करती है, फॉर एग्जांपल पीस भी होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ दिस डूइंग बिजनेस बेटर करना चाहिए, इन चीजों में गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे। और कुछ वर्ल्ड इवेंट्स भी हैं जैसे यूक्रेन क्राइसिस या फिर रेसेशन एटसेट्रा, उससे भी प्राइवेट सेक्टर बैकफुट पे आ जाता है। बट द आइडिया इज प्राइवेट सेक्टर के कोऑपरेशन के बिना इकोनॉमी को आगे प्रोपेल करना डिफिकल्ट होगा। वी नीड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज वेल, और यही चीज यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने यहाँ पे बताया। द फेट ऑफ चिप्स विल डिटरमाइन द फेट ऑफ नेशन। क्लियरली यहाँ पे बात है कि हमें जो सेमीकंडक्टर्स है, बिकॉज अभी ताइवान क्राइसिस में हमने देखा सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, और यूक्रेन क्राइसिस में भी देखा एसेंशियल रेयर अर्थ मिनरल्स एटसेट्रा नहीं पहुंचे, तो उससे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ। वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट इन दिस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेल्फ रिलायंट। सो TSMC जैसे है, अभी यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की भी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इम्पोर्ट कम हो। इम्पोर्ट कम होगा तो हमारा डिपेंडेंसी ऑन चाइना भी कम होगा, पैसे बचेंगे। दिस इज द कोलिशन ऑफ द वर्ल्ड, हड़ताल बीइंग केरला, एंड सी इन्फ्लेशन पीक्स इन यूरोप एंड रशिया एज रशिया स्क्वीजेस ऑयल सप्लाई, डार्क डेज आर अहेड, विंटर इज कमिंग। देन नोवाक जोकोविक ने अस्ताना ओपन जीता,
एंड यूक्रेन डिफिकल्टी। जापान ने का जो ये है रेटिंग एजेंसी नोमुरा, इसने मॉडरेट फाइनेंशियल ईयर 24 जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया बताया है। यह रिपीटेड आर्टिकल है, दिस इज द एक्शन प्लान अगेंस्ट दिल्लीज एयर पॉल्यूशन। रिपीटेड इन द सेंस हमने एक बार पढ़ लिया GRAP, वो जो मैंने कल भी स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, रेपिटेटिवली हमें यूज करना है। GRAP का फुल फॉर्म होता है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। जितना पॉल्यूशन है उसके हिसाब से आपका रेस्पॉन्स होगा कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या ले रहा है। कम पॉल्यूशन है तो इजी मेजर्स हैं, बहुत पॉल्यूशन है तो इवन लॉकडाउन लगाने की भी सिचुएशन आ सकती है। ये सब चीजें हम नापते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स से, कलर कोडेड होता है, पॉल्यूटेंट कौन से हैं, उनका लेवल क्या है, अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं। विंटर्स दिल्ली के लिए हमेशा डिफिकल्ट होती है, व्हाई? बिकॉज एक तो दिस स्टबल बर्निंग भी है और विंड सिस्टम भी ऐसा बनता है कि सारा पॉल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेट हो जाता है दिल्ली एरिया में, सो दिल्ली बन जाता है गैस चैम्बर। दिल्ली में वैक्यूलर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, दिल्ली में इंडस्ट्रीज भी हैं, सो दिस अगेन क्रिएट्स डिफिकल्टी। तो फिर से एनसीआर का विंटर्स आ रहा है और दिस इज ग्रैप के लिए गवर्नमेंट मैकेनिज्म रेडी हो रहा है। जो पहले स्क्रीनशॉट भेजा था ना वो मोर देन सफिशिएंट है, रिवाइज दैट ओनली। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रनिंग द क्रिप्टो इकोनॉमी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या होता है, वी वांट टू टॉक टू कंप्यूटर, we want to talk to machines, so we need a certain instruction, a different type of instructions, और वो बन जाती है लैंग्वेज। ये लैंग्वेज भी धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, कोबोल, मशीन लर्निंग हुआ, हाई लेवल हुआ, फिर कोबोल, फिर दिस C++, पाइथन, ऐसे करके धीरे धीरे लैंग्वेजेस इवॉल्व हुआ है। क्रिप्टो जो एक्सचेंज है, यहाँ कौन सी लैंग्वेज है, तो यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है ताकि प्रोग्राम्स प्रोटोकॉल्स एफिशिएंटली रन करे। C++ काफी ज्यादा यूज हुआ है बिटकॉइन पे। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज आरबीआई ने भी अभी डिजिटल करेंसी लाने की बात किया है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। C++ अभी भी काफी पॉपुलर है, एक्चुअली इट इज वेरी इजी एंड रोबस्ट। सो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है ओएस, गेमिंग डिवाइस, प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, मशीन लर्निंग, एवरीवेयर। तो रस्ट हैज द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग कॉल्ड द परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैक डॉर्सी ने भी एंडोर्स किया इसे, बट ये डिफिकल्ट टू लर्न है, एडेप्शन इसका स्लो होगा। द ओवरऑल आइडिया इज परफेक्ट लैंग्वेज कुछ नहीं होती है, हर लैंग्वेज का एक दौर आता है और बहुत जल्दी फिर उससे बेटर लैंग्वेजेस भी बन जाती है। अभी जो चीजें आ रहा है तो उसमें अब वो पुराने टाइप का प्रोग्रामिंग जो होता है ना बहुत ईजी हो गया है। इट इज नॉट अबाउट कि अब आपको बहुत ज्यादा कोडिंग एटसेट्रा करना पड़ता है। आज की डेट में प्रोग्रामिंग इज मोर अबाउट लॉजिक, प्रोग्रामिंग इज मोर अबाउट लॉजिक। आप लॉजिक बना सकते हो, बाकी जो बैक हैंड का जो प्रोग्रामिंग है वो ऑटोमेटिकली सिंटेक्स वगैरह सब आ जाता है। बट द आइडिया इज जो चीज है कि आप उसको सोच कैसे पा रहे हो, अप्रोच कैसे कर पा रहे हो, थिंक कैसे कर रहे हो, लॉजिक क्या लगा रहे हो, ये चीज अब ज्यादा मायने रखता है। और जो फ्यूचर है वो बहुत हद तक दिस जो लैंग्वेज प्रूफ हो जाएगा, लैंग्वेज न्यूट्रल हो जाएगा। इट विल नॉट मैटर कि आप किस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, मैटर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है और आप उसको लॉजिकली कैसे अप्रोच कर पा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो एफिशिएंटली या नहीं। ये चीज आगे ज्यादा मैटर करेगी। देन दिस इज आई रेड द पेपर्स, दिस इज नो योर लर्न इंग्लिश। और एक वर्ड है अलोंग साइड, बिसाइड, नेक्स्ट टू, मतलब आप किसी के साइड में हो। अलोंग साइड में कभी भी ऑफ नहीं लगता है, जैसे स्नेहा's क्यूट पपी इज ऑलवेज अलोंग साइड हर व्हेन शी गोज फॉर अ जॉब। तो व्हेन टू थिंग्स आर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर हम अलोंग साइड बोलेंगे, अलोंग साइड ऑफ नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मच ऑफ द प्रॉपर्टी अलोंग साइड द लेक, लेक के पास में, अलोंग साइड ऑफ द लेक नहीं, अलोंग साइड द लेक बिलोंग्स टू दिस। द रॉबर्स पैनिक्ड व्हेन अ पुलिस कार पार्क्ड अलोंग साइड देयर वैन। फिर हैंग्ड, डोंट यू। अब दो वर्ड है हैंग और हंग। हैंग मतलब जैसे हमने खूंटी पे कपड़ा टांगा, हैंग्ड इज मोस्टली यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग समवन्स लाइफ यूजिंग अ रोप, जैसे कि कॉन्विक्ट को आपने हैंग कर दिया। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंटिंग, नेकलेस एटसेट्रा आर हंग एंड नॉट हैंग, तो वो हंग होगा, खूंटी पे कपड़ा डाला, दैट इज हंग। देन हैंग्ड मतलब होता है जैसे कॉन्विक्ट जो है उसको आपने हैंग कर दिया। तो what you are saying is people are hanged and objects are hung। See, खूंटी पे जैसे आपने क्लोथ को हैंग किया है तो that is called hung। hanged मतलब होता है for people, okay, remember hang होता है for people and hung is for object। Then the prisoners were hanged at dawn this morning when his business collapsed, Kiran, so this is hang, okay।
नाउ नेक्स्ट इज दिस हैंगर एंड दिस होता है, अगेन प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट जब ई आर है तो वी कैन से डोंट लीव योर पैंट्स ऑन द बेड, हैंग इट प्रॉपरली ऑन अ हैंगर, उसको हैंगर पे डालो। अब यहाँ पे हैंग है, ओके, ईडी नहीं लगा है। और ये वाला जो ए आर लगा होता है, तो ए आर में जैसे प्लेन्स का हैंगर होता है, शिप्स का हैंगर होता है, जहाँ पे वो डॉक करती है जहाँ पे उनको रखा जाता है व्हेन दे आर नॉट इन यूज, सो दैट इज ए आर। देन वर्ड ऑफ द डे है मोटली। इसका मतलब है कलेक्शन कंटेनिंग अ वेराइटी ऑफ थिंग्स, मिक्सचर, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक साथ है, सो दैट इज दिस, ओके। अब कैंपेन अगेंस्ट दिस नेशनल ड्राइव जरूरी है, और ये है मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज अभी जापान में इसका एक सेशन होने वाला है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी होगा, युद्ध अभ्यास हम करते हैं अमेरिका के साथ, यूएस बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास भी शेड्यूल्ड है। तो इंडियन फोर्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी होगा, जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ से हमारे P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी जाएंगे इंडिया। दीज ऑल एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमें वॉर रेडी रखती है, दीज गेम्स आर इम्पॉर्टेंट। प्लस हम डिफरेंट नेवीज के साथ वॉर गेम्स ऐसे खेलते हैं, तो वी ऑल्सो गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम, देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, वे ऑफ वर्किंग एटसेट्रा। बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज होती है, इसी को तो पीयर लर्निंग बोलते हैं। दैट इज वाई आई से कि आप आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट करो, अवर कम्युनिटी इज सो गुड, आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, सो दिस इज गुड। यूएन पीस कीपर रॉबस्ट मैंडेट जरूरी है आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्म ग्रुप के ऊपर इनको एक्शन लेने के लिए। क्राइमिया ब्रिज है, रशियन मिसाइल्स हैं, दिस इज फेस्टिवल ऑफ लाइट, seeking blessings. So Buddhist devotees and monk praying at this Shwedagon pagoda. यहाँ फेस्टिवल है, फेस्टिवल टू मार्क द एंड ऑफ बुद्धिस्ट लैंड, यंगून में, म्यांमार में। सो दिस इज बुद्धिज्म। यहाँ पर बुद्धास डिसेंट फ्रॉम हेवन आफ्टर ही सरमन अभिधाम टू हिज मदर हु वाज बोर्न इन हेवन। एक्चुअली जो बुद्धा के तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस सुत्ता पिटिका एंड दिस अभिधाम पिटिका, इस पे एक शॉर्ट नोट बनाइए। इनमें सब बुद्धिस्ट रिलेटेड ये तीन पिटा है, तीन मठ है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी इनका रेलेवेंस है बुद्धिज्म में। सो ट्राई टू प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन दीज तीन। त्रिपिटिका, इनको बोलते हैं त्रिपिटिका, घड़ा, त्रिपिटिका, ओके। देन दिस इज नेक्स्ट वन, और ये कल इंडिया जीत गया, और दिस इज गोइंग बियॉन्ड द डिसिप्लिन। सी एवरीवेयर, इवन यूपीएससी में भी अब सबको बहुत 360 डिग्री वाला कैंडिडेट चाहिए, जिसको सब चीजें पता है। साइंस का है बट उसको सोशल साइंस भी आती है, सोशल साइंस का है बट उसको थोड़ा बहुत मैथ्स भी आता है, क्रिप्टो साइंस एंड टेक भी आता है। गोइंग बियॉन्ड द डिसिप्लिन, 360 डिग्री। देन दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, मिनिस्ट्रीज पुश द पैडल इन कैपिटल स्पेंडिंग बट प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एवलांच आया था यहाँ पे, एवलांच दिस नेचुरल डिजास्टर। देन एडिटोरियल में है डुबियस ड्रग्स, ये जो अभी डिबैकल हुआ ये नहीं होना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए। रिस्क्स टू ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जैसे आगे एक आर्टिकल है, 50 से 70 बेसिस पॉइंट अगर और बढ़ाया हमने रेपो, रिवर्स रेपो, टू दिस कंटेन द इन्फ्लेशन, तो इससे हमारी ग्रोथ हैम्पर करने लग जाएगी, बिकॉज इजी मॉनेटरी अकोमोडेटिव तब रहेगा नहीं। एजुकेशन हमेशा प्रायोरिटी रहना चाहिए, एजुकेशन पे किया गया इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इन डिफेंस ऑफ फ्रीबीज, अब फ्रीबीज भी रिक्वायर्ड है, फ्रीबीज के अगेंस्ट हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, बिकॉज अगेन 39B and C, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड कि गवर्नमेंट बेसिक्स वहां पे प्रोवाइड करे, बेसिक फैसिलिटीज। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस राइनो इन असम। ये वीडियो मैंने देखा, ट्रक ड्राइवर ऑल्दो थोड़ा स्पीड में था बट इसने भी ट्राई किया, राइनो ने इस पे चार्ज किया, एंड दिस यहाँ पे हिट्स राइनो इन असम। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, एनिमल का लाइफ जाएगा तब भी हमारा लॉस है, अगर बाय द वे ट्रक एक्सीडेंट होता, ह्यूमन लाइफ जाता, देन ऑल्सो अपना लॉस है। सो द आइडिया इज बेस्ट विन विन सिचुएशन यही है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ही, इसके रूट कॉज को ही हटाया जाए, ऐसा प्रोविजन करें कि ह्यूमन और एनिमल आमने सामने नहीं आए और कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। टूरिज्म बॉडी, ई वीजा एंड फिजिकल डिसिप्लिन इज जरूरी। रोसेटा स्टोन है, ये इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, वापस करो। क्वेश्चंस अबाउट नंबर्स हैं,
Then this is finance secretary, investment, ratings, ऑनलाइन गेमिंग, आरबीआई स्ट्रिक्ट हो रहा है यहाँ पर, डिफिकल्टीज है, एंड दिस इज द वर्ड एंड रेन फ्यूरी, बुलेट प्रूफ ग्लास गार्ड्स. ऑल राइट, सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस. ऑल राइट, नाउ लेट अस हैव अ क्विक लुक एट मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया. देखो सॉइल बहुत जरूरी होता है. मिट्टी क्या होता है? ये अर्थ है, अर्थ का ये क्रस्ट है, इसके ऊपर एक बहुत पतली सी एक लेयर है जिसको बोलते हैं सॉइल. और ये पतली सी लेयर इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस ओनली एंश्योर्स, दिस ओनली टेल्स कि इकोलॉजी बनी रहे, फॉरेस्ट बना रहे, और उससे सारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, एग्रीकल्चर होता है. तो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल अगेन डिसाइड करती है वहां का ग्रोथ, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, रेसिडेंस, सेटलमेंट, एवरीथिंग. सी, अब जैसे ऊपर के ये जो हिमालयन स्टेट्स हैं हमारे, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर वाला जोन हो गया, एंड दिस यहाँ पे होगी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल. ये तराई सॉइल की स्पेशलिटी क्या होती है कि ज्यादातर रिवर नेपाल से ऐसे ओरिजिनेट हो रही है, फिर ये जो नीचे बहुत दलदल टाइप का बहुत सॉइल बन जाती है, और ये जो सॉइल होती है यहाँ पर लाइक फॉरेस्ट, दिस डेंस होता है यहाँ पे. तराई श्रब्स भी बहुत होती है, दिस इज तराई. तो जो तराई होती है, श्रब्स इन द सेंस वो डेजर्ट वाली श्रब्स नहीं, यहाँ पर डीप फॉरेस्ट टाइप बनती है यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड तराई सॉइल, तराई सॉइल. तो यहाँ पे रिवर्स क्या होती है, वापस रीइमर्ज भी होती है, रीइमर्ज भी होती है जब इस एरिया में माउंटेन से आके दे गेट लॉस्ट इन दिस बोल्डर, स्टोन्स एटसेट्रा, बट ये स्ट्रीम्स फिर से यहाँ रीइमर्ज भी होती है. तो यहाँ वाटर बहुत अच्छा होता है तराई सॉइल में. देन वाटर अच्छा होता है तो वेजिटेशन भी अच्छा होता है. फिर आती है डेजर्ट एंड एरिड सॉइल. यहाँ पानी कम है, यहाँ पानी कम है, तो ये डेजर्ट एंड एरिड सॉइल है, बेसिकली थार डेजर्ट इस एरिया में. फिर एक टाइप ऑफ सॉइल आती है जिसको बोलते हैं अलुवियल सॉइल. अलुवियल सॉइल बेसिकली वो सॉइल होती है जो पानी ने जो एट्रिशन एटसेट्रा करके बहुत सारी लेयर्स बना दी, क्लेई टाइप लेयर्स बना दी, दैट इज अलुवियल सॉइल. ये डिपोजिशन से बनती है अलुवियल सॉइल. तो बिकॉज ये डिपोजिशन बारीक बारीक खादार बांगर ऐसे बन रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, ये बड़ी उपजाऊ होती है. तो ये पूरा ट्रैक जो है अलुवियल सॉइल का, दिस एंटायर ट्रैक इज वेरी वेरी लाइक फर्टाइल, यहाँ बहुत खेती होता है. फिर हम साउथ में जाते हैं तो यहाँ पे आता है, हमने पढ़ा है दिस वोल्केन या लावा निकला था, डेकन ट्रैप. तो डेकन ट्रैप से बनी थी ये ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल में क्या होता है, जब पानी आता है तो ये दलदल टाइप हो जाती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज गुड. जब पानी चला जाता है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, अपने आप सेल्फ फ्लोइंग होती है. सो दिस इज ब्लैक सॉइल. कॉटन यहाँ पे प्राइमरली होता है. ये रेड सॉइल है. रेड सॉइल क्यों होती है? बिकॉज अगेन आयरन मिनरल्स का रिजर्व्स है. अभी पूरा बेल्ट देखो, यहाँ पे मिनरल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है. सो दैट इज वाई दिस रेड लेटरिटिक सॉइल भी यहाँ पे मिलेगी. लेटरिटिक सॉइल वहां ज्यादा होती है, लेटर ब्रेक वहां ज्यादा होती है जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, लेटरिटिक. ये डेल्टाइक है. अब डेल्टाइक ऑब्वियसली कोस्टल एरिया में होगा, जैसे सुंदरबंस में हो गया, इधर महानदी डेल्टा एटसेट्रा. डेल्टाइक अलुवियल सॉइल, ये भी उपजाऊ होती है. ब्लैक सॉइल के भी टाइप्स हो सकते हैं, शैलो, डीप एटसेट्रा. फिर लैटराइट हो गया जहां बहुत बारिश है, जैसे वेस्टर्न घाट्स एटसेट्रा पैचेस में लैटराइट हो जाएगी. सेलाइन होती है जब वहां पे खारा पानी हो गया, तो वो सेलाइन अल्कलाइन सॉइल हो गई, कोस्टल अलुवियल सॉइल हो गई. ऐसे मेजर सॉइल टाइप्स हैं इंडिया के. ओके, सो ये आज के 2 सवाल हैं आंसर राइटिंग के लिए, एंड दिस इज 10th of October. आंसर डिस्कशन जो है इसका 1 दिन का टाइम और है आपके पास, कल इसको हम डिस्कस करते हैं. ओके, सब मैप बना के देखो, यू विल रियलाइज इट इज नॉट दैट इजी. ड्रॉ द मैप. So this is 10th of October 2022. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.